हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 यानी कि ट्रायंगल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज। ये वीडियो जो है आपके ट्रायंगल्स चैप्टर का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि मैंने इस वीडियो से पहले आपके लिए ट्रायंगल्स चैप्टर पे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए, जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं हर एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया। फिर उसके बाद मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले वन शॉट रिवीजन भी मैंने आप लोगों को कराया है। अगर आपने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 9th के मैथ्स के वीडियोस देखे नहीं है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जस्ट सर्च कर सकते हैं क्लास 9th मैथ्स मैग्नेट ब्रेन्स, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो भी वीडियो आप नहीं देखे हैं आप उसको बड़ी ही आसान तरीके से देख लीजिएगा। इतनी मेरी गारंटी जरूर है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और अगर बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, आप उसको क्लिक करिएगा और उसमें जितने भी चैप्टर्स अभी तक मैंने पढ़ाए हैं सबके एमसीक्यूज आपके सामने हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है कंप्लीटली फ्री, यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है या सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब यहां पे बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि सर हम एमसीक्यू वाली वीडियो क्यों देखें। यहां पे 2 आंसर मैं इस सवाल के देना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि एमसीक्यू आपके एग्जाम में आते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। कुछ स्कूलों में आते हैं, कुछ स्कूलों में नहीं आते हैं। 4-5 नंबर के एमसीक्यू डेफिनेटली आपको मिल ही जाएंगे। हो सकता है कि आपके स्कूल के आपके एग्जाम के पेपर में ना आए, पर फिर भी आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी तो है। दूसरा आंसर ये रहता है बच्चों कि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कई बच्चे सोचते हैं कि जब सर एग्जाम में एमसीक्यू आ ही नहीं रहा है तो आखिर हम क्यों एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसका एक रीजन है भाई, एमसीक्यू के क्वेश्चन इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आए ना आए, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन और जो 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं इनका एक मोटिव रहता है। ये जज करते हैं कि एक बच्चे ने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कितना बढ़िया तरीके से समझा है, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही रहता है और 3 ऑप्शन गलत रहते हैं। और कई बार बच्चा क्या गलती कर देता है, क्वेश्चन पढ़ता है और वो गलत ऑप्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सही ऑप्शन को टिक नहीं लगाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रिपरेशन इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पे आपको कॉन्सेप्ट एनरिचमेंट मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो पाएंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बच्चों, होता यह है कि एमसीक्यूज आपके एग्जाम में 1 मार्क से ज्यादा के नहीं आते, यानी कि एक एमसीक्यू 1 मार्क आपको दिलाता है। तो जो ट्रायंगल्स चैप्टर पे एमसीक्यूज हैं ये बहुत ज्यादा टफ लेवल के आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का एमसीक्यू उस हिसाब से ही फ्रेम्ड रहता है कि सिंपल सी चीज आपको पूछी जाए, बहुत टफ नहीं पूछी जाएगी। तो यहां पे लेवल मैंने इंश्योर किया है कि उसी हिसाब से हो। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं, इनफैक्ट इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो इजी हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस इजी लगे तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो यूजलेस हो गई, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे वीडियो में रिवाइज हो जाएंगे। वीडियो छोटी रहेगी, सारी बातें मैं क्रिस्प में और शॉर्ट में करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बढ़िया, सबसे पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं और ये रहा हमारा सबसे बेसिक सवाल। सवाल में ये गिवन है, यहां पे इक्वल साइन मत देखिए, एक्चुअली वो कॉन्ग्रुएंट का साइन है, माफ करिएगा गलती से मिस हो गया है, पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि आपके पास 2 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल जो है वो है एबीसी, ये एबीसी वाला जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्रायंगल पीक्यूआर का। कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई, जो एबीसी वाला ट्रायंगल है वो आपके पीक्यूआर वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और यहां पे आपको बोला गया है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां पे एक फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी तो नहीं, गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया मैंने, वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप कहते हैं सीपीसीटी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसी चीज को हम लगाते हैं यहां पे। तो यहां पे अगर हम सीपीसीटी को लगाएंगे बच्चों तो अलग अलग साइड्स का ऑर्डर होता है। जैसे कि मान लो यहां पे मैंने ए बी चुना, यानी कि मैंने यहां पे क्या चुना, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले फर्स्ट चुना
फिर सेकंड चुना, तो मैं यहां पे कौन सा साइड चुनूंगा, यहां पे मैं PQ चुनूंगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो AB है वो किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा, ये कहूंगा। ऑप्शन में देख लो कहीं ये वाला ऑप्शन है क्या, नहीं है, ठीक है, और भी सर्च करते हैं। जब फर्स्ट एंड सेकंड साइड ले लिया है तो इसके अलावा हम ले लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, यहां पे भी हम लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड के हिसाब से आप यहां पे AC अगर लेते हैं तो यहां पे आप क्या लेंगे, PR लेंगे, यानी कि आपका AC किसके इक्वल होगा, PR के। ये कैसे बनाया हमने, फर्स्ट थर्ड। यहां पे चेक कर लो कहीं AC PR के इक्वल है। तो एक्चुअली एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे AC तो PR के इक्वल नहीं है पर थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है तो सुनो, एक्चुअली जो AC है ये AC को उन्होंने CA लिख दिया है और ये जो PR है इस PR को उन्होंने RP लिख दिया है। क्या हुआ है यहां पे जरा ध्यान से समझिएगा, इस AC को उन्होंने CA लिख दिया है और इस PR को उन्होंने क्या लिख दिया है, RP लिख दिया है। तो भाई कर सकते हैं ना, अगर कोई लाइन सेगमेंट AC है तो क्या आप उसको CA नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई लाइन सेगमेंट अगर PR है तो क्या आप उसको RP नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि CA बराबर RP जो है जस्टिफाइड ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से जो है B ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, लीजिए बी ऑप्शन आपका सही है। यहां पे बच्चों हमने दो साइड पे ही डील किया, आप चाहो तो थर्ड साइड पे भी डील कर सकते हो, जैसे AB को PQ के इक्वल किया, AC को PR के इक्वल किया। यहां पे आप देखते ना, वैसे तो ऑप्शन नहीं है पर फिर भी मैं सिखा देता हूं। आप यहां पे सेकंड थर्ड, अरे माफ करो यार मिटा ही दिया मैंने, यहां पे आप सेकंड थर्ड यानी कि BC को चुन लीजिए और यहां पे सेकंड थर्ड यानी कि QR को चुन लीजिए। तो अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूं ना तो आपका जो BC है मालूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके QR के इक्वल जाएगा, सेकंड थर्ड। पर क्योंकि उसका डिस्कशन यहां पे नहीं है तो चलिए रहने देते हैं। बट आई होप कि आपको CPCT का कॉन्सेप्ट यहां पे रिवाइज हुआ होगा और आपको ये जो चीज मैंने बताई है ये भी थोड़ी सी बात दिमाग में बैठी होगी। चलिए देखा कितना यूजफुल हो गया ना, एक ही क्वेश्चन में हमने कितनी मल्टीपल बातें कर ली। MCQs इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज आपको MCQs सिखाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। लेवल देखा इजी है, सारे क्वेश्चन इसी इजी लेवल के हैं पर कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे आपके। अगला क्वेश्चन यहां पे बोला गया है एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल DEF है और वहां पे दिया गया है जो AB है वो DE के इक्वल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ। हमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास DEF है, ठीक है। फिर हमें दिया गया है कि आपका जो AB है वो किसके इक्वल है, वो आपके DE के इक्वल है, क्लियर है। और फिर उन्होंने दिया है कि आपका एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है और ये SA नहीं है, एक्चुअली ये SAS है। कौन सा एक्सियोम है, SAS। तो आपको बताना है कि ये जो दो ट्रायंगल है AB बराबर DE है, एंगल A बराबर एंगल D है, तो यहां पे कौन सी क्राइटेरिया मुझे तीसरे नंबर पे पुट करना चाहिए जिससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, SAS यानी कि साइड एंगल साइड से। एक बार मैं खुद को वापस से रिपीट कर देता हूं। भाई क्वेश्चन में सिंपल सी ये बात बोली गई है कि आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं ABC और DEF और फिर उन्होंने बोला है कि AB इक्वल है आपके DE के, एंगल A इक्वल है आपके एंगल D के। आपको एक तीसरी क्राइटेरिया बता देनी है जिससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाना है। किस क्राइटेरिया से, SAS से, यानी SAS क्राइटेरिया की बात चल रही है। जब बात SAS क्राइटेरिया की चली है तो एक है साइड, दूसरा है एंगल और तीसरा भी क्या होना चाहिए, साइड। और SAS की एक और खास बात है कि SAS है तो दो साइडों के बीच में एंगल आता है, यानी कि दो साइडों आपको ऐसे चुननी है कि एंगल उनके क्या आए, बीच में आए। अब ये काम तो बिना डायग्राम बनाए तो हो नहीं सकता है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। भैया हमने ABC का डायग्राम बना लिया, ऐसा कुछ, ये बन गया A, ये बन गया B, ये बन गया C और DEF का डायग्राम हमने बना लिया कुछ ऐसा, ये बन गया D, ये बन गया E, ये बन गया F, ठीक है ना। दो डायग्राम प्रॉपर अपन ने बना लिए, परेशानी तो नहीं, बढ़िया। अब सुनो, उन्होंने क्या दे दिया, AB बराबर DE, ठीक है। उन्होंने क्या दिया, एंगल A बराबर एंगल D, ठीक है। हमको तीसरा साइड कैसा चाहिए बच्चों, कुछ ऐसा चाहिए कि एंगल जो है दो साइडों के बीच में आए, तभी SAS होगा। यानी कि हम समझ गए कि हमें जो AC साइड है हमें DF साइड के इक्वल करना है। क्या समझे, हम ये समझ गए कि हमें जो AC साइड है वो हमें DF साइड के इक्वल करना है। अरे भाई जब ये AC और DF बराबर होगा तभी तो तुम्हारा गिवन एंगल दो साइडों के बीच में आएगा और तभी तो तुम SAS एक्सियोम लगाओगे और तभी तो तुम बोलोगे कि तुम्हारा ट्रायंगल ABC जो है वो एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है तुम्हारे ट्रायंगल DEF के। तो उस ऑप्शन को ढूंढो जहां पे AC बराबर DF है। चलो ढूंढते हैं।
पहला ऑप्शन BC बराबर EF, नहीं, गलत। दूसरा ऑप्शन AC बराबर EF, ना, बिल्कुल गलत। तीसरा ऑप्शन AC बराबर DE, अरे ये भी गलत हो गया यार। बचा क्या अपने पास, एक बार चेक कर लेते हैं यार कौन सा सही ऑप्शन है। हो सकता है अपने पास गलत ऑप्शन हो। ओके, एक्चुअली यहां पे हल्की सी मिस्टेक ये हुई है, हाँ हल्की सी मिस्टेक हुई, ज्यादा नहीं। सुनिएगा, मिस्टेक थोड़ी सी प्रिंटिंग है। मिस्टेक में बस इतना है, चलिए मैं करेक्ट कर देता हूं उसको। मिस्टेक में बस इतना है कि यहां पे एक्चुअली ये E नहीं लिखा है, मालूम है क्या लिखा है यहां पे, एक्चुअली ये F लिखा है। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पे एक्चुअली क्या लिखा था, AC बराबर DF, और जो ऑप्शन हम लेकर भी आए हैं कि हमारा AC क्या है, DF के इक्वल है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, C। आप खुद चेक कर सकते हैं, देखिए ना भाई, आपको ABC और DEF इनको क्या करना है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, AB उन्होंने DE के इक्वल दे दिया, आपका एंगल A उन्होंने एंगल D के इक्वल दे दिया, और फिर आपको मतलब क्योंकि साइड एंगल साइड लगाना है तो AC किसके इक्वल होना पड़ेगा भाई, DF के इक्वल होना पड़ेगा। तो बस AC बराबर DF कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। थोड़ा सा मिस्टेक था, आई एक्सेप्ट दैट, कि एक्चुअली वहां पे DF होना चाहिए था, गलती से वो DE लिखाया था, पर उस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए। वो क्या है एक्चुअली, वो एक्चुअली आपका DF है, ठीक है। तो उस मिस्टेक को इग्नोर करते हुए आपका ऑप्शन C जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो वापस से सुनो, क्वेश्चन को ऐसा देखना, AC बराबर DF है, वो DE मत देख लेना वरना आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन माई सेल्फ, और आपको कहीं पे कोई परेशानी इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए। चलो ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये दूसरा अपन ने निपटाया ना, अभी आ जाओ तीसरे पे। ये सवाल, इन अ राइट ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज, देखो अब कितना आसान सवाल पूछ लिया, क्या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है? बिल्कुल भाई, एक राइट ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड कौन सा होता है? तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे लंबा साइड होता है। ये भी कोई कहने की बात है क्या भाई, सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, तो जो साइड सबसे बड़े एंगल का ऑपोजिट होगा वो साइड भी तो सबसे बड़ा होगा ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस आपका सबसे बड़ा साइड होता है। चलिए, थर्ड भी निपटा लिया हमने, अभी बढ़ते हैं फोर्थ पे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है उन्होंने कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, एंगल A 45 है। बना लो जरा, बना लो। उन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल ABC है, इसमें एंगल A कितना है, 45 डिग्री है, एंगल B कितना है, यह एक्चुअली 70 डिग्री है, और एंगल C के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है। तो आपसे वो बोल रहे हैं कि सबसे लंबा साइड कौन सा होगा इस ट्रायंगल में, और सबसे छोटा साइड कौन सा होगा इस ट्रायंगल में। याद है वन शॉट रिवीजन और कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसका ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ा होता है, और जो एंगल सबसे छोटा होता है उसका ऑपोजिट साइड भी सबसे छोटा होता है। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था। हमें तो सिर्फ दो ही एंगल मालूम है, यानी कि हमें तीसरा एंगल पहले पता करना पड़ेगा। चलिए पता करते हैं, और इस ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा बनाओ, वरना इतने छोटे से ट्रायंगल में ना आप खुद बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज कहां पे थी। तो ये A है, ये B है, ये C है। एंगल A आपके पास 45 डिग्री है, एंगल B आपके पास 70 डिग्री है, और एंगल सी आपको गिवन है नहीं। चलिए, अच्छा, एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल निकालें, यानी कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। ए हमारे पास गिवन है 45 डिग्री, बी हमारे पास गिवन है 70 डिग्री, एंगल सी हमको गिवन नहीं है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 45 प्लस 70 ये हो जाएगा 135 डिग्री। यहां पे एंगल सी मिल गया 40 प्लस 70 प्लस 40। अरे सर कैसा कैलकुलेशन कर रहे हो आप, माफ करना यार, ये 115 हो जाएगा, है ना। 115 को सही है ना, 70 प्लस 40 110, हाँ हाँ सही है, ये इक्वल टू 180। 110 को हमने उस तरफ भेज दिया तो एंगल सी की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 115 डिग्री। फर्दर सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आपको मिल जाएगा 65 डिग्री। तो हमने देखा कि हमारा एंगल सी कितना आ गया, ये आ चुका है 65 डिग्री। चलिए हमें क्या बनाना है, हमें बताना है कि सबसे लंबा और सबसे छोटा, नहीं सबसे पहले छोटा और बाद में लंबा। सबसे छोटा साइड कौन होगा, जो सबसे छोटे एंगल के ऑपोजिट होगा। सबसे छोटा एंगल है 45, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है भैया, इसका ऑपोजिट साइड BC है, यानी BC जो है सबसे शॉर्टेस्ट साइड हो गया। BC क्या हो गया, सबसे शॉर्टेस्ट साइड।
सबसे बड़ा एंगल है 70, इसका ऑपोजिट साइड क्या है AC, यानी AC क्या हो गया, ये आपको सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गया। तो देख लीजिए सबसे शॉर्टेस्ट साइड है BC और सबसे लॉन्गेस्ट साइड है AC, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए BC, AC। अब देख लो जरा कौन से ऑप्शन में BC, AC है, तो भैया D ऑप्शन में BC, AC है। कौन से ऑप्शन में? D ऑप्शन में BC, AC है। चेक कर लेते हैं, तो जी हां हमारा आंसर सही आया है। देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ना, एक ही क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी लग गया, एक ही क्वेश्चन में ट्रायंगल्स की इनइक्वालिटीज के लॉ भी लग गए। ये क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यूज में आपके पूछे जाते हैं। चलिए ये फोर्थ हो गया, अभी बढ़ते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा के जाएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज। आपको ऐसा बोला गया है कि भैया हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आपने बोला A, ये बोला B और ये बोला C। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमने B वाले से इस वाले साइड पे ऑल्टीट्यूड गिराया, ठीक है, मान लो इसका नाम दे दो BE, और उन्होंने बोला हमने C वाले वर्टेक्स से दूसरे साइड पे ऑल्टीट्यूड गिराया, मान लो उसका नाम दे दो F। सुनते जाना क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल में हमने B वाले पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड गिराया है जो कि हमारे पास BE है, हमने C वाले पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड गिराया है जो कि हमारे पास CF है, और फिर उन्होंने बोला है कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो आप हमें बताइए कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक्चुअली किस प्रकार का ट्रायंगल है, उन्होंने आपसे ये सवाल पूछा। क्लियर है? तो सुनिए, जब भी एक ट्रायंगल में ऑपोजिट, देखो ये B और C क्या है, ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, जब भी एक ट्रायंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स से गिराए गए एल्टीट्यूड बराबर हो, जब भी एक ट्रायंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स से गिराए गए ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हो, तो समझ जाइएगा जिन साइड्स पे वो गिराया जा रहा है, जैसे कि ये CF एल्टीट्यूड किस साइड पे गिराया गया है, AB साइड पे गिराया गया है, ठीक है, और ये BE एल्टीट्यूड किस साइड पे गिराया है, AC साइड पे गिराया है, तो समझ जाइएगा कि वो साइड्स भी क्या है, इक्वल है। वो साइड्स भी क्या है, इक्वल है। वापस से मैं मेरे शब्दों को रिपीट करना चाहूंगा, जब भी आपको एक ट्रायंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स वाले ऑल्टीट्यूड बराबर दिए गए हो, तो जिन साइड्स पे वो ऑल्टीट्यूड गिराया है, जैसे कि BE को हमने AC पे गिराया तो AC, हमने CF को AB पे गिराया तो AB, तो हमारा AC और AB क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जब हमारे एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गए, अरे जनाब आपके इस ट्रायंगल में क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें आपका AB और AC क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम बुलाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन होना चाहिए B, और आप देख सकते हैं ऑप्शन है B। हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिली, हमें सीखने को मिला कि क्या होता है जब एक ट्रायंगल में हम ऑपोजिट साइड से ऑल्टीट्यूड गिराते हैं, और अगर ऑल्टीट्यूड इक्वल हो तो जिन साइड पे ऑल्टीट्यूड गिराया जाता है वो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जब भाई साइड इक्वल होता है तो ट्रायंगल क्या बनता है, ये बनता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एग्जाम में हो सकता है वो इसी एमसीक्यू से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन बना दे, पर ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो आपसे जो है पूछेंगे। चलिए ये हमने पांचवें क्वेश्चन को निपटा दिया, बढ़ते हैं हम छठवें सवाल पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। छठवें सवाल में कुछ ऐसा बोला गया है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that AD bisects angle BAC। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक लगाना है। सुनिएगा भाई, आपको बोला गया कि आपके पास एक ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है, और यहां पे आपको एक AD बना दिया गया। ये जो AD बनाया गया है, मालूम है AD क्या है, AD है बाइसेक्टर। AD क्या है भैया, AD है बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल BAC का बाइसेक्टर है। भैया AD है बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर है। कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल BAC। एंगल BAC कहां बनता है, तो एंगल BAC यहां बनता है। तो आपका जो AD है ना, ये जो आपको एंगल दिख रहा है ऊपर, एक्चुअली एंगल BAC नहीं, आप तो इसको एंगल A बोल दो तो भी चल जाएगा। भाई तुमने BAC बोला, तुमने A बोला, चल गया। तो एक्चुअली AD आपके एंगल A का बाइसेक्टर है। अब आपसे यहां पे सवाल पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन है ना, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन से चार ऑप्शन, ये चार ऑप्शन। आपको यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि जब एक ट्रायंगल होता है तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसका ऑपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे छोटा एंगल होता है उसका ऑपोजिट वाला साइड छोटा होता है। तो यहां पे हम वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं, चलिए जरा उसको देखते हैं। सुनिए,
बहुत बेसिक लॉजिक लगेगा यहाँ पे, ज्यादा वैसे तो इस क्वेश्चन का और भी बहुत प्रूफ होते हैं पर मैं उतने ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल बात करूंगा आपसे, एकदम लॉजिकल बात सुनिए भाई। एंगल ए को क्या कर दिया हमने, बाइसेक्ट कर दिया। एंगल ए को जब आपने बाइसेक्ट कर दिया तो इधर वाला एंगल, मैं किधर वाले एंगल की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं सिर्फ और सिर्फ इधर वाले एंगल की बात कर रहा हूं। ये एंगल क्या बचेगा, बाइसेक्ट हुआ है ना, तो ये एंगल सिर्फ और सिर्फ इसका आधा बचेगा। क्लियर है ये बात? अरे यार खुद सोच के देखो, आपने क्या किया, इस एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया है, तो इधर क्या बचेगा, a/2 बचेगा। और इधर अगर a/2 बचेगा तो एक्चुअली अगर आपसे इधर बात करूं तो इधर भी कितना बचेगा, इधर भी a/2 बचेगा। अच्छा इधर और इधर a/2 कैसे हुआ, पूरा एंगल था a, बाइसेक्ट किया तो इधर भी a/2 और उधर भी a/2 हुआ। सही बात है। अब सुनो, इसी डायग्राम में बच्चों एक छोटा सा ट्रायंगल अपन कंसीडर करेंगे। कौन सा छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं इस छोटे से ट्रायंगल की जो आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है ADC। मैं इस छोटे से ट्रायंगल की यहां पे आपसे बात कर रहा हूं, ADC। क्लियर है? अब सुनो, इस ADC ट्रायंगल में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो बच्चों ये जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। यहां पे अपने पास कहीं जाके B है, तो ये कौन सा एंगल है, ये जो है आपके पास एंगल ADB है। ये ADB क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्लियर है ये बात आपको? अरे यार आपने इस ट्रायंगल में इस वाले साइड को देखो ना, ADC, ये छोटे वाले ट्रायंगल की आप बात करोगे तो ये जो है BD बाहर का साइड आ गया एक तरीके से, तो ये एंगल जो बनेगा ADB, ये कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। अच्छा आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपने इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो इस एक्सटीरियर एंगल के लिए इंटीरियर कौन होगा, इंटीरियर होगा ये एंगल जो कि क्या है, आधा है, a/2 का आधा है। सुनते रहिएगा भैया, इस एक्सटीरियर एंगल के लिए इंटीरियर क्या होगा, ये होगा। अरे यार ये एंगल ट्रायंगल के बाहर है तो एक्सटीरियर, ये दोनों एंगल, ये वाला यार ये वाला, कोई सा भी एंगल ले लो, इंटीरियर है तो अंदर। तो हमको ये मालूम है प्रॉपर्टी कि जो एक्सटीरियर होता है इंटीरियर से बड़ा होता है। यानी कि कायदे से आपसे मैं बात करूं तो आपका जो ADB वाला एंगल है वो किससे बड़ा होगा, ये आपके a/2 से बड़ा होगा, है ना? गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पे मैं एक और ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना के रखना कि आपका ADB वाला एंगल, यानी कि बच्चों ये वाला जो एंगल है, यही एंगल है ना ADB, जो इधर मैंने बाहर बनाया वो इधर भी मैंने बाहर बनाया है, मतलब इस ट्रायंगल में बाहर नहीं है पर हाँ ADB तो आपको समझ में आ रहा है। जो आपका ADB एंगल है a/2 से क्या है, बड़ा है, वो आप देख सकते हैं। अब सुनिए, अब यहां पे एक और छोटे से ट्रायंगल की अपन बात कर लेते हैं। इस डायग्राम को हटा देते हैं, ये तो अपन समझ गए। ये कैसे बना था याद रखिएगा, एक्सटीरियर इंटीरियर से बड़ा होगा। अब सुनो, एक और छोटे से ट्रायंगल, यानी कि बच्चों में इस ट्रायंगल की बात आपसे कर रहा हूं। ये है A, ये है B, ये है D। यहां पे ये वाला एंगल बनता है एंगल ADB, और ये वाला एंगल क्या है, a/2। अरे खुद देखो ना यार, ये वाला क्या है, a/2, इस पूरे एंगल का आधा a/2। ये वाला एंगल कितना है, ADB। यहां पे आपने देखा कि ADB जो है a/2 से बड़ा है। जो एंगल बड़ा उसका ऑपोजिट साइड बड़ा, तो ADB बड़ा, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, AB है। एंगल a/2 छोटा, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, BD है। खुद देखिए भाई, ADB वाला एंगल बड़ा है तो इसका ऑपोजिट साइड AB बड़ा होगा। a/2 एंगल छोटा है तो इसका ऑपोजिट साइड BD छोटा होगा। यानी कि हमारा जो AB होगा वो किससे बड़ा होगा, वो हमारे BD से बड़ा होगा। ये कॉन्सेप्ट तो हम कह सकते हैं ना, ADB बड़ा एंगल तो उसका ऑपोजिट साइड AB बड़ा होगा। ADB ये एंगल a/2 से छोटा तो उसका ऑपोजिट साइड BD छोटा होगा। तो AB बड़ा है आपके किससे, BD से। अच्छा AB को BA लिख दो, AB को क्या लिख दो, BA लिख दो। यानी BA किससे बड़ा है, आपके BD से बड़ा है। कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है भैया, D वाला ऑप्शन मैच हो रहा है कि BA जो है BD से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, इनफैक्ट आप चेक करोगे तो आपका D ऑप्शन सही भी आएगा। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन। यहां पे बच्चों MCQ होते हुए भी थोड़े से इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की बातें कर ली और फिर वो बाइसेक्टर की भी बातें कर ली। ये जो है ना, कई बार आपके 2 या 3 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन अभी उन्होंने 1 नंबर में पूछा है तो हमने उसको सॉल्व करके दिखाया। आई होप आपको क्वेश्चन जो है पूरा क्लियर है। चलिए 6th के बाद बढ़ते हैं एक आसान सवाल 7th पे। यहां पे आपको बोला गया है कि भाई आपका जो ट्रायंगल ABC है ये PQR के कॉन्ग्रुएंट है। ये तो मुझे लगता है पहले वाले जैसा है, ABC जो है PQR के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए अपन CPCT लगाते हैं फटाफट, साइड से साइड। फर्स्ट और सेकंड यानी कि AB, फर्स्ट और सेकंड यानी कि PQ, है ना। सेकंड और थर्ड यानी कि BC, सेकंड और थर्ड यानी कि QR, फर्स्ट और थर्ड यानी कि AC,
फर्स्ट और थर्ड यानी कि पी आर। अब देख लीजिए भैया कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ए बराबर पी आर। लो ये तो यार पहला क्वेश्चन आ गया, देखो ना एसी को उन्होंने क्या लिख दिया, एक्चुअली उन्होंने सीए लिख दिया, ये पीआर को उन्होंने क्या लिख दिया, एक्चुअली उन्होंने आरपी लिख दिया। क्लियर है बात, एसी को क्या लिख दिया उन्होंने, सीए लिख दिया है, और पीआर को क्या लिख दिया उन्होंने, आरपी लिख दिया। तो मेरे हिसाब से ए वाला ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए आपको भाई, एसी को सीए लिख दिया, पीआर को उन्होंने आरपी लिख दिया, तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं, जी हाँ ए वाला ऑप्शन सही है। फर्स्ट क्वेश्चन ही हो गया ये तो, बस ऑप्शंस चेंज कर दिए उन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्या, बहुत आसान सवाल है। इफ टू ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द करस्पॉन्डेंट, ए पी से करस्पॉन्ड करता है, बी क्यू से करस्पॉन्ड करता है, सी आर से करस्पॉन्ड करता है, तो आप सिंबॉलिकली दिखाइए इसको कैसे दिखाएंगे। तो सुनिए भैया, यहां पे ये बोला गया है कि जो ए जो है करस्पॉन्ड करता है पी से, यहां पे बोला गया है कि बी जो है करस्पॉन्ड करता है क्यू से, और आपका सी जो है ये करस्पॉन्ड करता है आर से। तो यहां पे कौन सा ट्रायंगल बना, यहां पे जो ट्रायंगल बना ना वो बना आपका ए बी सी, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यहां पे कौन सा ट्रायंगल बना, यहां पे ट्रायंगल बना आपका पी क्यू आर। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, आपको ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। एक पी को करस्पॉन्ड किया तो देखो फर्स्ट, बी क्यू को करस्पॉन्ड किया सेकंड, सी आर को करस्पॉन्ड किया थर्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आप देख भी सकते हैं। नवा सवाल देखिए भैया, इसमें बोला गया है इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए of a triangle ABC is perpendicular to the base BC of the triangle, then the triangle ABC is। आपको ऐसा बोला गया है भाई, आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, क्या है आपके पास एक ट्रायंगल ABC है, और एंगल A को आपने बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट किया है मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये जो बाइसेक्टर है एक्चुअली आपके बेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सुनिएगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC था, इस ट्रायंगल ABC में आपने एंगल A को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, और ये जो बाइसेक्टर है आपके BC वाले बेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको यहां पे बताना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है एक्चुअली ये किस टाइप का जो है ट्रायंगल है ना। तो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी आपके किस ट्रायंगल में होती है, तो दो ट्रायंगल में होती है, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। ऐसी, जी हाँ दोस्त आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर आपने एक एंगल को बाइसेक्ट करा तो वो जो एंगल बाइसेक्टर बना आपके बेस के परपेंडिकुलर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, होती है, लेकिन या तो इक्विलेटरल या तो आइसोसेलेस। अब यहां पे दो ऑप्शन है, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, कौन सा टिक लगाए, तो इक्विलेटरल पे तो हम टिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास साइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इक्विलेटरल जो है एक बहुत ही स्पेशल केस है जहां पे तीनों साइड भी इक्वल होने चाहिए, तो यहां पे तीनों साइड के बारे में तो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी कि क्या बचता है अपने पास, आइसोसेलेस बचता है अपने पास, और हम ऑप्शन बी को टिक लगा देंगे। तो अपने को याद रखना है कि जब हमें साइड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हम आइसोसेलेस पे टिक लगाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हमारे पास एक ट्रायंगल था, हमने ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट किया, और वो जो बाइसेक्टर था हमारे बेस के क्या निकला, परपेंडिकुलर निकला। तो ये प्रॉपर्टी इक्विलेटरल और आइसोसेलेस दोनों में हो सकती है, पर यहां पे क्योंकि हमें साइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी कि तीनों साइड इक्वल है, तो हम इक्विलेटरल पे टिक नहीं लगाएंगे, हम टिक लगाएंगे आइसोसेलेस पे। अगर यहां पे वो बोल देते कि आपके तीनों साइड भी इक्वल हैं, तब आप कहां लगाते, इक्विलेटरल पे जाते। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा के रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो 9th क्वेश्चन होता है खत्म, और बढ़ते हैं थोड़ा सा 10वें सवाल पे। ये तो देखो बहुत ही आसान सवाल, देखो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि आपका जो AB है वो आपके QR के इक्वल है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो BC है वो आपके RP के इक्वल है, और फिर आपका जो CA है वो आपके QP के इक्वल है। उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने को बोल दिया। अब देखो अपन डायग्राम बनाते हैं, हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल ABC बनेगा, ये तो हमको समझ में आ गया, एक ट्रायंगल ABC बनेगा, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, दूसरा ट्रायंगल जो है अपने पास कौन सा बनाओगे यार, QR, कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या मैंने, QR दो जगह क्यों कर दिया, अच्छा एक QP था, माफ करो यार, ये एक्चुअली QP था, सो सॉरी फॉर दैट, CA बराबर QP था, मैंने
गलती से उसको मिस्टेक कर दिया, ठीक है। चलो दूसरा ट्रायंगल ऑब्वियस सी बात है, जितना मुझे लगता है वो QRP ही बनेगा। तो दूसरा ट्रायंगल जो है अपने पास कौन सा बनेगा, QRP बनेगा। अब सुनो, उन्होंने दिया है कि AB बराबर है QR के, AB बराबर है QR के, फिर उन्होंने दिया है कि BC जो है आपके RP के बराबर है, ठीक है, और फिर उन्होंने दिया है कि जो CA साइड है ये आपके QP साइड के बराबर है। कुछ इस प्रकार से उन्होंने दिया है ना। ये उन्होंने दिया है कि AB बराबर है QR के, BC बराबर है RP के और AC बराबर है QP के। ये तीन चीज उन्होंने दी है। तो बच्चों ये तो हमें समझ में आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा के, साइड एंगल साइड बोल रहा हूं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगा के ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर लिखोगे कैसे, तो सुनो, लिखोगे बच्चों ऐसे, यहां पे देखना बड़े ध्यान से, ऑर्डर देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ इस तरीके से घूमे अपन, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन कुछ इस तरीके से घूमे, पहले 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, ठीक है। तो यहां पे भी अपने को वही ऑर्डर रखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अपन भी कैसा घूमेंगे, ऐसा घूमेंगे। ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप घूमते हैं भैया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा घूमे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा घूमे। तो यहां पे कहां से शुरुआत की आपने, ABC से शुरुआत करी, तो आप बोलेंगे कि आपका जो ट्रायंगल ABC है ये एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, आपके ट्रायंगल QRP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप, क्यों ऐसा, अरे यहां से देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे भी कैसा लेना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा। फर्स्ट कैसे लोगे, A B, फिर क्या लोगे C, तभी जाओगे ना, A से B, B से C और C से वापस A। तो यहां पे ट्रायंगल ABC बनेगा। यहां पे Q से R से P से Q, तो यहां पे क्या बन जाएगा, QRP ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि ABC ट्रायंगल और QRP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ABC बराबर PQR, ABC बराबर PQR, ना ये तो नहीं हो सकता। यानी कि अब हमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सुनो कोई बात नहीं, अपन एक एक ऑप्शन को देखते हैं। कहीं पे QRP है, कहीं पे QRP नहीं है, पर हां हम चारों ऑप्शन में देख सकते हैं कि PQR है। चारों ऑप्शन में हम क्या देख सकते हैं कि PQR है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये QRP को मैं PQR में कन्वर्ट कर दूं। सुनते जाना, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं QRP को PQR में कन्वर्ट कर दूं। उसके लिए मैं एक छोटा सा चीज लिखूंगा, छोटी सी चीज ये लिखूंगा कि भाई मेरा यहां पे A जो है किसको करस्पॉन्ड करता है, मेरा जो A है वो एक्चुअली मेरे Q को करस्पॉन्ड करता है, फर्स्ट। यहां पे जो मेरा B है वो किसको करस्पॉन्ड करता है, वो मेरे R को करस्पॉन्ड करता है। और यहां पे जो C है वो किसको करस्पॉन्ड करता है, वो मेरे P को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे, सुनते जाना, अगर मैं यहां पे ट्रायंगल PQR लूंगा तो मुझे उसके साथ में किसको लेना पड़ेगा, मैंने P पहले लिया तो P का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, C, तो मुझे C पहले लेना पड़ेगा। फिर मैंने Q लिया है, Q का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, A, तो फिर मुझे A लेना पड़ेगा। फिर यहां पे R है, R का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन है, B, तो मुझे यहां पे B लेना पड़ेगा। तो PQR और CAB कॉन्ग्रुएंट है। CAB कौन से ऑप्शन में है, D ऑप्शन में है। तो मेरे हिसाब से जो है यहां पे D ऑप्शन आना चाहिए और आया भी है। लीजिए हो गया आंसर सही। यानी कि यहां पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा साइड, कौन सा वर्टेक्स किसके कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है जो मैं आपको शेयर कर देता हूं। आपको सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में समझाऊंगा। चलो मैं आपको समझाता हूं, या फिर उस मेथड को एक्चुअली किसी और क्वेश्चन के लिए रहने देते हैं, क्योंकि वो मेथड इतना कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। या फिर देख लें क्या, चलो देखते हैं। आ जाओ, सुनो, अभी पहले ये समझो कि क्या किया अपन ने। पहले तो बच्चों हमने देखा, डायग्राम वायग्राम मस्त बनाया, ठीक है। पहले तो देख लिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से हम इधर ABC लेंगे तो हमें यहाँ पे QRP लेना पड़ेगा। तो हमने बोला ABC और QRP जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमने करस्पॉन्डेंस देख लिया, A किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में है, Q के कॉरेस्पॉन्डेंस में, B किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में है, R के कॉरेस्पॉन्डेंस में, C किसके कॉरेस्पॉन्डेंस में है, P के। अब क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन में PQR दिख रहे थे तो मैंने अगर यहां पे PQR लिया तो P के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है, देखो देखो जरा, C है तो पहले C आएगा। Q के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है, A है तो फिर A आएगा। फिर R के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन है, B है तो फिर B आएगा। तो इस तरीके से PQR जो है CAB के कॉन्ग्रुएंट होगा और वो D वाला ऑप्शन लग जाएगा। हाँ, ऑर्डर तुम चेंज कर सकते हो, CAB को उस तरफ लिख लो, PQR को इस तरफ लिख लो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को करने का कोई सिंपलर अप्रोच है क्या? तो सिंपलर अप्रोच है, मैं आपको जरा शेयर कर देता हूं, देखिएगा।
उन्होंने हमसे बोला था कि आपका जो AB है वो QR के इक्वल है, फिर उन्होंने बोला था कि आपका जो BC है वो आपके RP के इक्वल है, और फिर उन्होंने बोला था कि जो CA है वो आपके QP के इक्वल है ना। अब देखो जरा यहां पे देखो बच्चों, अगर पहले वाले को देखोगे AB बराबर QR, तो पहले वाले को देखोगे तो AB तुम्हारे QR के बराबर है, तो तुम्हारा मन होगा कि तुम्हारा जो A है वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, वो तुम्हारे Q को करस्पॉन्ड करेगा। ऐसा तुम्हारा लिखने का मन होगा कि नहीं होगा। अब ये सही हो भी सकता है, ये गलत हो भी सकता है, पर हम लिख लेते हैं कि इधर का फर्स्ट और इधर का फर्स्ट A करस्पॉन्डेंट्स टू Q। हमें नहीं मालूम ये सही है कि नहीं, चेक करेंगे हम। और फिर आपका मन होगा कि इधर सेकंड B है, इधर सेकंड R है, तो उसके हिसाब से B जो है किसके करस्पॉन्डेंस हो जाएगा, R के करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। आपने ये अपने मन से लिख दिया है, और कैसे मन से लिखा तो वो सुनो। ये देख के कि AB था QR था, तो A को Q से करस्पॉन्ड करवा दिया, B को R से करस्पॉन्ड करवा दिया, ये आपने मन से लिख लिया। पर यहां पे प्रॉब्लम मालूम है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं मालूम कि ये सच है कि गलत है। हम वेरीफाई करेंगे। हमने दूसरे वाले को देखा, यहां पे हमने आगे B देखा, यहां पे आगे R देखा, तो हमने बोला कि B जो है R से करस्पॉन्डेंस आ गया। अरे यहां पे भी फर्स्ट B है, यहां पे भी फर्स्ट R है, तो हमने बोला B जो है R से करस्पॉन्डेंस आ गया। और यहां पे हमने बोला कि पीछे C बैठा है, तो C जो है किससे करस्पॉन्ड में आ जाएगा, P से करस्पॉन्ड में आ जाएगा। पीछे C और उधर पीछे P। अब सुनो, दो बातें, मतलब एक बात अगर दो बार बोली जाए तो वो बात क्या है, सच है। मानते हो, नहीं मानते हो तो ट्रायंगल में मान लो। एक बात अगर दो बार बोली जाए तो बात क्या है, सच है। यहां पे कौन सी बात है जो दो बार बोली गई है, सर ये वाली बात है जो दो बार बोली गई है कि B जो है R को करस्पॉन्ड करता है, B जो है R को करस्पॉन्ड करता है। यानी कि हम यहां से ये तो कंक्लूजन बना ही लेंगे सर, यहां से हम क्या कंक्लूजन बना लेंगे सर, यहां से हम ये तो कंक्लूजन बना ही लेंगे कि हमारा जो B है ये किसको करस्पॉन्ड करेगा सर, ये हमारे R को करस्पॉन्ड करेगा। बाकी ऊपर वाला नीचे वाला सही है या नहीं मुझे नहीं मालूम। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम तीसरे पे आए। ये कह रहा है कि तुम्हारा जो C है वो Q के करस्पॉन्ड करेगा। ये क्या बोलता है, तुम्हारा C जो है Q के करस्पॉन्ड करेगा। क्यों भाई, इधर पहला C इधर दूसरा Q। और ये कहता है कि तुम्हारा A जो है किसके करस्पॉन्ड करेगा, ये तुम्हारे P के करस्पॉन्ड करेगा। अब देखो क्या हो गई, दिक्कत हो गई। पहले वाले के हिसाब से A Q को करस्पॉन्ड करता है, और इसके हिसाब से C Q को करस्पॉन्ड करता है, इसके हिसाब से A P को भी करस्पॉन्ड करता है। मतलब यहां पे अब कंफ्यूजन हो गया कि एक्चुअली कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो अब आपको चूज करना पड़ेगा। कैसे चूज करोगे, सुनो। अब आपने ये तो कंक्लूजन डिराइव कर ही लिया है कि B करस्पॉन्ड करता है R को, तो अब देखो जरा किस ऑप्शन में B और R सेम पोजीशन पे आते हैं। देखो पहले ऑप्शन में पहले पे B है, दूसरे पे P है, गलत ऑप्शन। इस ऑप्शन में दूसरे पे B है, दूसरे पे Q है, गलत ऑप्शन। इस तीसरे ऑप्शन में दूसरे पे B है, तीसरे पे Q है, गलत ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में तीसरे पे B है, तीसरे पे R है, यानी कि D ऑप्शन हो गया सही। लो भाई हो गया। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हैं। यहां पे आपने पता ही नहीं किया कि कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ना डायग्राम बनाई ना कुछ। आपने क्या बोला, आपने उस बात को ढूंढी जो बात सच निकली, उसको कंक्लूड कर लिया, और फिर आपने चारों ऑप्शन देखे और वहां पे आपको एक ही ऑप्शन में मिला जिसमें B और R क्या है, एक जगह पे है, समान जगह पे है। भाई अगर वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ना तो उनको एक जगह पे होना होगा। अगर वो तीसरे पे है तो उसको भी क्या होना पड़ेगा, तीसरे पे होना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला डी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है। अच्छा सर ये मेथड क्या हर बार काम कर जाएगा, नहीं मालूम, नहीं कर सकता। पर हाँ इस टाइप के एमसीक्यूज में अगर आप देखिए, वो जो मेथड मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का बताया था, ऑर्थोडॉक्स मेथड है जिस मेथड से हर बार क्वेश्चन करते हैं। पर मान लो एग्जाम में आपसे नहीं समझ में आ रही, नई बातें बन रही, तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। 100% एक्यूरेट तो नहीं है, मतलब एक्यूरेट तो है, पर कई बार क्या होता है दो ऑप्शन मिल जाए जहां पे बी जो है आर को करस्पॉन्ड करवा जाए, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। पर इंश्योर किया जाता है कि ऐसे ऑप्शंस ना दिए जाए आपको। ठीक है, तो आप तो दोनों ही मेथड को दिमाग में बिठा के रखिएगा। चलिए, तो ये 10वां होता है खत्म। बाकी मैंने, अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस देखे होंगे तो मैंने डिस्कस किया है वहां पे और भी बहुत कुछ तरीके। चलिए, 11वां कहता है ABC is an isosceles triangle in which altitude B and CE are drawn to equal side AC and AB. Then सुनिए, यहां पे आपको कुछ ऐसा बोला गया है बच्चों कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल ABC में एक्चुअली एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB और AC वाला साइड जो है इक्वल है, ऐसा दिया। और फिर उन्होंने बोला है, क्या बोला है उन्होंने, कि आपका AB और AC वाला साइड क्या है, इक्वल है। और फिर उन्होंने क्या किया, इस वाले साइड पे B से ऑल्टीट्यूड गिराया, और इस वाले साइड बोल रहे हैं, इस वाले वर्टेक्स से ये BE ऑल्टीट्यूड गिराया, और इस वाले वर्टेक्स से उन्होंने ये CF ऑल्टीट्यूड गिराया। तो पूछ रहे हैं कि भैया आपका जो BE है और CF है इसमें क्या रिलेशन है। तो सुनो,
बहुत बेसिक है भाई। आप को दिया क्या गया था? आपको दिया गया था कि आपका जो ए बी साइड है ये किसके इक्वल है? आपके ए सी साइड के इक्वल है, ये दिया गया था। आपको याद है एक क्वेश्चन जहां पे मैंने ये बताया था कि जब ऑल्टीट्यूड इक्वल होते हैं तो उन जिस साइड पे वो ऑल्टीट्यूड गिराए जाते हैं वो साइड भी इक्वल होते हैं। तो उस थ्योरम का उल्टा भी सही होना चाहिए। क्या? कि अगर साइड इक्वल है तो साइड पे गिरने वाले ऑल्टीट्यूड भी क्या है? इक्वल है। यहां पे आपका ए बी और ए सी साइड क्या है? इक्वल है। तो ए बी पे गिरने वाला ऑल्टीट्यूड CF, अरे यार इसको उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, इसको ऐसा लिख लो, कोई परेशानी की बात नहीं, इसको ऐसा लिख लो। देखो AC बराबर AB, ऐसा लिख लो, AC बराबर AB। सुनना, तो AC साइड पे गिरा वाला ऑल्टीट्यूड क्या है? BE है। AC साइड पे गिरा वाला ऑल्टीट्यूड क्या है? BE है। और AB साइड पे गिरा वाला ऑल्टीट्यूड क्या है? CF है। तो तुम्हारा BE क्या होगा? तुम्हारे CF के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि तुम्हारे साइड क्या दिए हैं? इक्वल दिए हैं, तो उन पे गिरने वाले ऑल्टीट्यूड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो एक नई बात सीखी हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल था इसीलिए ऐसा हुआ। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बातें होती हैं। और जब ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाए तो उसमें तीनों के तीनों ऑल्टीट्यूड्स बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। अरे भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड है उन पे गिरने वाले ऑल्टीट्यूड इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों के तीनों साइड इक्वल है ना, तो उन तीनों साइड पे गिरने वाले तीनों ही ऑल्टीट्यूड क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। चलो 11 के बाद बढ़ते हैं। अरे ये सही ऑप्शन था, ठीक है। देखो ये 12th वाले पे, Which of the following is not a criteria for congruence of triangle? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अपना क्राइटेरिया नहीं है? साइड 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 होता है, साइड साइड एंगल नहीं होता यार, बी ऑप्शन नहीं है। अपने को ये नहीं बोला कि कौन सा क्राइटेरिया है, अपने को ये पूछा है कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो साइड 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 एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपको सारे क्राइटेरिया बताए हैं। 13th क्वेश्चन, आपको बोला गया है कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है। लीजिए ये तो एक कराया क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है कुछ इस प्रकार से। एंगल ए जो है नहीं, एंगल ए नहीं दिया गया है, बी जो है आपको दिया गया है 30 डिग्री, सी जो है वो आपको दिया गया है 70 डिग्री। आपको एंगल ए के बारे में पहले तो निकालना पड़ेगा। एक्चुअली पूछ रहे हैं कि कौन सा साइड सबसे बड़ा है, कौन सा साइड सबसे छोटा है। कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूं पहले ही कि ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ा एंगल जो होता है उसका ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे छोटा एंगल होता है उसका ऑपोजिट साइड भी सबसे छोटा होता है। तो पहले तो एंगल ए का मेजरमेंट निकाल लीजिए भाई। हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार अगर तीन एंगल्स को सम करते हैं एक ट्रायंगल में तो 180 हमें मिलता है। एंगल ए हमें गिवन है नहीं, पर हाँ हमें बी गिवन है 30 डिग्री, हमें सी गिवन है 70 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट हम। यहाँ पे एंगल ए को हम रहने देंगे, 30 70 करेंगे तो 100 बनेगा, ये 180 के बराबर हो जाएगा। 100 को आप उस तरफ भेज देंगे तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री आ जाएगी। तो एंगल ए तो आपने निकाल लिया कितना? 80 डिग्री। क्या बोला था मैंने? जो एंगल सबसे बड़ा उसका ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ा। ये एंगल सबसे बड़ा तो इसका ऑपोजिट साइड यानी कि BC सबसे बड़ा। क्या हमको सबसे लॉन्गेस्ट साइड पता करना था? जी हां, हमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी कि सबसे ऑपोजिट सबसे बड़े एंगल का ऑपोजिट साइड यानी कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए सही ऑप्शन भी है। कॉन्सेप्ट सिंपल है ना, पर क्वेश्चन पता है ऐसे ही आते हैं कुछ। चलो एक और क्वेश्चन, द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। लो भाई क्या बोल दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि अगर तुम्हारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कौन से ऑप्शन पे टिक लगा दें? ए ऑप्शन पे टिक लगा दें। कोई बड़ी बात है क्या? आते हैं एमसीक्यू और बच्चे गलत करके आते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है, मान लो AB और AC इक्वल है, तो इसका ऑपोजिट एंगल एंगल C, इस साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल B। भैया इन दोनों एंगल को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। चलिए A वाला हो चुका है खत्म, बढ़ते हैं B वाले पे। इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन ईच एंगल इक्वल टू। भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं? 60 होते हैं। कौन सा ऑप्शन टिक होगा? डी वाला ऑप्शन जो है आपका टिक होगा। चलिए और बढ़ जाते हैं थोड़ा सा 16वें सवाल पे। इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, देखते हैं। भाई हमें बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है क्या? कोई चीज मिसिंग है क्या? मुझे आइडिया नहीं लगता है कि कोई चीज मिसिंग है। चलिए चेक करते हैं। लिखते हैं पहले। हमें बोला गया है कि ट्रायंगल ABC जो है ये एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्रायंगल PQR के। ठीक है,
तो भैया क्या होगा, तो इसको अगर ऐसा बनाओगे तो ये बन गया ए बी सी, अगर इसको ऐसा बनाएंगे आप तो ये बनेगा क्या, पी क्यू आर। आपको सीपीसीटी मैंने पढ़ाया है, उस हिसाब से आप जानते हैं कि ए बी किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, आपका बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, और आपका ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के। ये भैया मैंने आपको पढ़ाया, ये मत बोलना कि नहीं पढ़ाया है। अच्छा, इसमें हमको दिया गया था कि ए बी का मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, यानी पी क्यू का मेजरमेंट कौन सा होगा, 5 सेंटीमीटर। तो कौन से ऑप्शन में पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिख रहा है। अब उन्होंने पी क्यू नहीं लिखा है, उन्होंने क्यूपी लिखा है, तो पी क्यू या क्यूपी बोल दो यार, आप पी क्यू बोलोगे या क्यूपी बोलोगे फर्क नहीं पड़ता, मेजरमेंट कौन सा है, 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो साइडें इक्वल हैं। अच्छा, यहां पे एक और बात सुनिएगा, यहां पे मुझे एक्चुअली एक चीज क्वेश्चन में मिसिंग है कि हमें एंगल के बारे में आइडिया नहीं दिया गया है इस ट्रायंगल में, तो एक बार मेरे को आंसर देखना पड़ेगा। ओके, अब हो गया। अब सुनो, एक्चुअली थोड़ा करना पड़ा चीट, क्योंकि मुझे एंगल के बारे में आइडिया क्वेश्चन में दिया होगा, पर मिसप्रिंट के कारण जो है एंगल के बारे में वो चीज मिसिंग है। तो एक्चुअली यहां पे एक क्वेश्चन में एक और गिवन इंफॉर्मेशन लिखिएगा कि यहां पे एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन में ये 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ए भी 5 सेंटीमीटर है, एंगल ए 60 डिग्री है, यानी ये एंगल जो है आपको कितना दिया गया है बच्चों, 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना। तो देखो भाई, साइड को कर ही दिया कि ये इसके, अच्छा एंगल रिलेशन के हिसाब से एंगल ए और एंगल पी क्या होगा, बराबर होगा, करस्पॉन्डेंस ना। भैया पहला ए लिया तो इधर क्या उठाओगे, पी उठाओगे, तो एंगल ए बराबर किसके आएगा, एंगल पी के बराबर आएगा। तो क्यूपी बराबर 5, देखिए जरा, क्यूपी बराबर 5 निकाल चुके हैं, एंगल ए बराबर 60 देख चुके हैं, तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन पे तुक्का लगा दो। अब सर क्या देख के बता रहे हो आप, अरे देख के नहीं बताया था यार, वो एक ऑप्शन मिसिंग था, मतलब एक कॉन्सेप्ट मिसिंग था, उसके कारण मुझे देखना पड़ा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को ऐसे जज करोगे तो वैसे तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, क्या ही फालतू में मैं इतना समझा रहा हूं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है ये वाला बच्चों, ये वाला जो 17th क्वेश्चन है, मैंने इसका प्रूफ दिया है, बहुत बढ़िया प्रूफ दिया है आपकी कॉन्सेप्ट वीडियोस में, और अगर मैं यहां पे प्रूफ करने जाता हूं तो एक बहुत ही ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये क्वेश्चन आपके स्कूल के एमसीक्यूज में तो कभी नहीं आएगा, और अगर आया तो 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का प्रूफ अच्छा खासा बड़ा है। तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको कहता हूं कि इसका रिजल्ट आप ध्यान रखिए, इसका रिजल्ट ये होता है। क्वेश्चन आप सुकून से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और उस हिसाब से आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल, बहुत बड़ा प्रूफ है, मतलब छोटा मोटा प्रूफ नहीं है, बहुत मेहनत से अपने को ईमानदारी से इसको प्रूफ करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि सेंस नहीं है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 नंबर में कभी नहीं आ सकता, और आपके एग्जाम में कितने का एमसीक्यू आते हैं, 1 नंबर के आते हैं ना, वो पूछेंगे क्या, ये नहीं पूछेंगे। अगर वो आईआईटी जेईई तो 9th में होता नहीं है, पर अगर ये क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में तो 4 नंबर का बनेगा, जो कि होता नहीं है। पर हाँ, मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये क्वेश्चन देखो, मेरा मन था कि मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं पहले, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रहने देता हूं, बच्चे को रिवाइज हो जाएगा, बच्चा कुछ सीखेगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता चुका हूं, और इसका प्रूफ अगर देखना है तो सुनिएगा। आप अगर मेरे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस में जाएंगे तो वहां पे इनइक्वालिटीज जो टॉपिक है, उस इनइक्वालिटीज टॉपिक में मैंने इस चीज का बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए प्रूफ जो है करवाया है। तो एक बार जाके देख लीजिएगा, आपको चीजें डिटेल में वहां पे समझ में आएंगी, ये मेरी आपको गारंटी है। बस एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। बाकी इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट कुछ ऐसा है कि आपके पास अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, और इस ट्रायंगल के अंदर कहीं पे भी पॉइंट है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक जगह पॉइंट है, कहीं पे भी एक पॉइंट ओ है, और आप ऐसे ज्वाइन करते हैं ओ ए, ओ बी और ओ सी को, तो ये रिजल्ट जो है वैलिड होता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार ये प्रूफ में आता है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो इसलिए मैंने बता दिया है कि कौन से वीडियो में आपको मिलेगा, जाके देख लीजिएगा। एमसीक्यू में चांस कम है, और अगर एमसीक्यू में आया तो यार सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, तुम्हें रिजल्ट ध्यान ही रखना पड़ेगा, तो कर लो ध्यान, इसीलिए मैं यहां पे लेकर आया था। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने मालूम है गलत काम किया है कि आपको प्रूफ यहां पे नहीं बताया है, पर बताता तो मतलब नहीं रहता, फालतू का 10 मिनट वो प्रूफ अपना कंज्यूम कर लेता। अपन छोटे में बात करना चाहते थे एमसीक्यूज की। क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए पिछला वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, मत टेंशन लो। अगर आया इसीलिए मैंने दिखा दिया कि रिजल्ट होता क्या है, और इनइक्वालिटीज वाली वीडियो में जाके आप प्रूफ देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे एक बढ़िया क्वेश्चन है कि आपसे बोला गया है कि भैया इनमें से कौन से केसेस में ट्रायंगल बना पाना पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल बना पाना पॉसिबल कब नहीं होता है, तो एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी कि एक अगर ट्रायंगल है
तो उसमें सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड आना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर दुनिया में कोई सा भी ट्रायंगल है तो उसमें जब दो साइड का सम करते हो तो तीसरे साइड से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपको उस ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा कि यार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दो साइड का सम करने पे तीसरे साइड से बड़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे तो वैसे आंसर दिख गया, दिखाऊं मैं आपको, ये ऑप्शन है बी। कैसे पता सर आपको, तो देखिए जरा, अगर यहां पे फर्स्ट साइड क्या है, देखिए साइड 1 क्या है, साइड 1 है यहां पे 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड 2 क्या है यहां पे, साइड 2 है यहां पे 2.3 सेंटीमीटर। अच्छा, साइड 3 क्या है यहां पे, साइड 3 है आपके पास 3 सेंटीमीटर। देखो जरा, अगर यहां पे आप साइड 2 और साइड 3 का सम लोगे तो साइड 2 और साइड 3 क्या आ गया भैया, साइड 2 है 2.3, साइड 3 है 3, ऐड कर दो तो क्या आ गया 5.3 आ गया, और साइड 1 क्या बचा तुम्हारे पास, तो साइड 2 प्लस साइड 3 जो है आपके साइड 1 से बड़ा आना चाहिए। साइड 1 कितना है 5.4 है, अरे साइड 1 कितना है 5.4 है, क्या 5.3 5.4 से बड़ा है, ना जी वो छोटा है। यानी कि यहां पे सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से बड़ा नहीं आया है। और जब ऐसा नहीं हुआ कि दो साइडों को जोड़ के तीसरे साइड से बड़ा आ जाए तो क्या यहां पे ट्रायंगल बन सकता है, नहीं बन सकता है। यानी कि बी ऑप्शन में ट्रायंगल नहीं बनेगा और हमारा आंसर भी सही है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत फेमस इनइक्वालिटी रिलेशन है जो हमने पढ़ा था कि एक ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, और इस केस में क्योंकि ऐसा नहीं था इसीलिए ट्रायंगल नहीं बनेगा। 19वां सवाल, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। भाई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तीनों एंगल तो 60 है ही, दोनों में ही 60-60 होंगे जब साइड इक्वल हो जाए, यानी कि जब उनके साइड्स इक्वल हो जाएं तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये भी कोई बड़ी बात थी नहीं, कितना सिंपल सवाल हो गया ना। एक और कर लें क्या, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। चलो यहां पे भी देखना है अपने को कि कौन से केस में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बोला, दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा आ गया तो भी ट्रायंगल नहीं, अगर बराबर आ गया तो भी ट्रायंगल नहीं। तो देखना यहां पे एक ऑप्शन है ये वाला, इसमें एक साइड है आपके पास 5.3, दूसरा साइड है आपके पास 2.2 और तीसरा साइड है आपके पास 3.1। ठीक है, तो यहां पे अपन ने सेकंड और थर्ड साइड को ऐड किया, तो यहां पे हमने सेकंड और थर्ड साइड को ऐड किया, यानी कि आपने 2.2 और 3.1 को ऐड किया तो आपको कितना मिला, आपको 5.3 मिला है ना। और साइड 1 भी क्या है, अरे यार साइड 1 भी 5.3 है, तो दिक्कत क्या हो गई, इक्वल आ गया। अरे भैया दो साइड को ऐड करने पे तीसरा साइड से इक्वल आ गया, ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं है। कब पॉसिबल है ट्रायंगल, जब दो साइड को जोड़ के तीसरे साइड से बड़ा आए। अगर दो साइड को जोड़ के तीसरे साइड से बराबर आ गया तो भी ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन में ट्रायंगल नहीं बनेगा, और चेक करोगे तो जी हां हमारा आंसर भी सही है। चलो बढ़िया, एक और सवाल 21वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, टू स्क्वायर्स हैविंग द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो स्क्वायर्स हैं तो अगर उनकी साइड सेम है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट है, हाँ जी कॉन्ग्रुएंट है। इनकरेक्ट बताना है तो पहला ऑप्शन तो नहीं। टू रेक्टेंगल हैविंग द सेम एरिया आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो रेक्टेंगल का एरिया सेम हो गया तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, मेरे हिसाब से तो होंगी। टू सर्कल हैविंग द सेम, ये नहीं, दो रेक्टेंगल की अगर एरिया सेम हो गई तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, नहीं, यही गलत है एक्चुअली। देखो कैसे, मान लो हमने एक ट्रायंगल लिया जिसका हमने लेंथ लिया 6 और विड्थ लिया 2, तो 6 2 कितना आ गया 12 आ गया। वहीं पे हमने एक दूसरा ले लिया ट्रायंगल जिसका लेंथ ले लिया हमने 4 और विड्थ ले लिया 3, तो अभी भी एरिया कितना आ गया 12। अरे लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, भाई दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, सेम है, लेकिन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं है। अगर आप रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो लेंथ लेंथ के बराबर होना चाहिए था, विड्थ विड्थ के बराबर होनी चाहिए थी, है क्या, नहीं। तो भले ही एरिया सेम है पर फिर भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि लेंथ और विड्थ उन दूसरे इक्वल नहीं है। तो ये जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहां पे भले ही दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा फिर भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे जब तक उनके लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इफ द टू डायगोनल्स आर इक्वल देन बाय व्हाट क्राइटेरिया आर द ट्रायंगल एबीडी एंड एबीसी आर कॉन्ग्रुएंट। तो एबीडी, पहले तो एबीडी को बना लो। एबीडी ये वाला ट्रायंगल है दादा, एबीडी ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका डी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है एबीसी, तो अगर मैं एबीसी को बना लूं तो ये है एबीसी, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो आपसे कह रहे हैं कि किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। क्या पूछ रहे हैं आपसे
कि किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, और उन्होंने आपको क्या दिया है कि डायगोनल इक्वल है, यानी कि बीडी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। ये उन्होंने दिया है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ट्रायंगल को देखूं तो यहां पे एडी क्या है, यह आपका विड्थ है, यहां पे बीसी क्या है, विड्थ है। क्या ये विड्थ इक्वल होती है रेक्टेंगल में, होती है, यानी कि इन दोनों में एडी जो है बीसी के इक्वल होगा, सही बात है ना। और यहां पे एक बात बताओ, ये एबी क्या है, लेंथ है, और सीडी क्या है, लेंथ है, लेंथ भी इक्वल होती है रेक्टेंगल में, होती है। यानी कि यहां, अरे यार वो काहे का कॉन्सेप्ट, फालतू का ही कॉन्सेप्ट में लेके चला गया, माफ कर दो यार, इसकी जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली इन दोनों ट्रायंगल में देखना जरा ध्यान से, देखो यार हमको डायगोनल पहले से इक्वल दिया गया था, यानी कि बीडी और एसी तो बराबर है ही, और हमने ये देखा कि एडी और बीसी, बीडी और एसी बोल रहा हूं ना, हाँ बीडी और एसी तो बराबर है ही क्योंकि डायगोनल इक्वल दिया गया था। साथ में उन्होंने बोला कि तुम्हारा एडी और बीसी ये भी बराबर होगा। एडी और बीसी क्यों बराबर होगा, तो एडी और बीसी इसलिए बराबर होगा क्योंकि दोनों रेक्टेंगल का विड्थ है। लेकिन यहां पे जो नीचे साइड है एबी, इस नीचे साइड के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि साइड क्या हो गई, कॉमन, इधर एबी इधर एबी, साइड क्या हो गया, कॉमन। तो यार इन दोनों ट्रायंगल में मेरे हिसाब से साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगेगी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की, तो मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन होना चाहिए, और चेक करने पे भी बी ऑप्शन आता है। हो गई बात खत्म। यार देखो ना, पहले डायगोनल्स इक्वल था, विड्थ के कारण एडी और बीसी इक्वल, और क्योंकि कॉमन साइड है तो वो इक्वल। देखो ना, एबी है, कॉमन साइड है, इक्वल है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के कारण दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ जी क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ये वीडियो खत्म हो गई, हाँ जी वीडियो खत्म हो गई। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 मैंने पूरी तरीके से निपटा दिया, वन शॉट रिविजन, कॉन्सेप्ट वीडियोस और एमसीक्यूज के साथ मैंने पूरा चैप्टर निपटा दिया है। अब उठाएंगे हम चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलैटरल, और उसमें भी सारी चीजें, सारी बातें एक एक करके हम करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने ट्रायंगल्स को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा है, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस पढ़ाए, मैंने आपको वन शॉट रिवीजन दिया, मैंने आपको एमसीक्यू दिया, मतलब मैंने मेरी तरफ से तो कोई भी कसर आपके लिए नहीं छोड़ी है। बस आपको मेरी प्लेलिस्ट को मुझे फॉलो करते रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, आपका भला होता जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वाड्रिलैटरल्स के साथ, जहां पे क्वाड्रिलैटरल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे हम। बाकी इस वीडियो में था इतना, जाते जाते सुन लो भैया, मैग्नेट ब्रेन्स एक खास बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। आप हमें यूट्यूब से, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स जो कि प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, वहां से, या हमारे वेबसाइट www.magnetbrains.com से, हर जगह से हमसे आप पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि कुछ भी खरीदना नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है डिस्काउंट के लिए, 100% फ्री आपके लिए है। और सिर्फ क्लास 9 नहीं पढ़ाते हैं हम, ये देखिए इतनी सारी चीजें हम पढ़ाते हैं। तो जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए ना, कहां से, मैग्नेट ब्रेन से। चलिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा भैया। क्वालिटी एजुकेशन आपको हम प्रोवाइड करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन जो है दूर तक फैलनी चाहिए ना, सिर्फ आप तक थोड़ी सीमित रहनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जहां पे मैंने बता दिया है कि क्वाड्रिलैटरल का इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं। सो कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड टेक केयर।